जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान में पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। बात करें पदार्थ की, हमारे चारों ओर जो भी है पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। मतलब अगर कोई वस्तु कोई जगह घेरती है और उसमें कुछ द्रव्यमान है तो वह पदार्थ के अंतर्गत आता है। बात करें पदार्थ की और क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। साथियों, ये पांचों के पांचों पॉइंट 5 प्रश्नों के रूप में पूछे जा चुके हैं। बात करें पदार्थ की, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो भिन्न पदार्थ हैं, अगर उनका स्वतः मिल जाते हैं तो इस मिलने को विसरण कहा जाता है। और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। मतलब अगर उन पदार्थों को गर्म करें तो वो और जल्दी मिल जाते हैं। बात करें पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। ठोस के कणों के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है कि ठोस के कणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, क्या ये सही है। उनके मध्य बड़े स्थान होते हैं, क्या ये सही है। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है, क्या ये सही है। या व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बात करें गुण, ठोस में कौन से गुण होते हैं, तरल में और गैस में। आकार की बात करें तो आकार ठोस का नियत आकार होता है, तरल का नियत आकार नहीं होता है और ना ही गैस का कोई निश्चित आकार होता है। बात करें आयतन की, ठोस का नियत आयतन होता है, तरल का नियत आयतन होता है, लेकिन गैस का कोई नियत आयतन नहीं होता है। कणों की व्यवस्था, ठोस में घने व पास होते हैं, तरल में कणों की व्यवस्था ढीली होती है और गैस में कणों की व्यवस्था बहुत ढीली होती है, बहुत दूर होते हैं। बात करें गति की, ठोस स्थिर रहकर कंपन करते हैं, द्रव एक दूसरे पर फिसलते हैं और गैस स्वतंत्र रूप से गति करते हैं इसमें कण। बात करें संपीड्यता की, तो ठोस में बहुत कम यानी नगण्य, ये पहले ही इतने पास होते हैं, अब इन्हें और ज़्यादा पास नहीं किया जा सकता है। बात करें द्रव की, तो इसमें थोड़ी संपीड्य कर सकते हैं और गैस को अत्यधिक संपीड्य किया जा सकता है। जैसे उदाहरण ठोस के बर्फ, लोहा और लकड़ी, ये पहले से ही पास होते हैं इनके कण, इसलिए इन्हें ज़्यादा और पास नहीं किया जा सकता है। बात करें द्रव के उदाहरण, तो पानी, तेल, दूध, ये एक दूसरे पर फिसलते हैं और थोड़ी सी संपीड्यता होती है। लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा संपीड्यता होती है, वो बहुत पास आ सकते हैं प्रेशर पड़ने पर, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी गैस और भाप आदि। 2024 में प्रश्न पूछा गया, कौन ठोसों का गुण नहीं दर्शाता है, तो उनका आकार बदलना मुश्किल होता है। ये ठोसों का गुण नहीं दर्शाता है, जबकि ठोसों की अलग अलग सीमाएं व निश्चित आयतन होते हैं। सही है।
एक निश्चित आकार होता है, ये सही है। बाहरी बल के अधीन होने पर उनके पास अपना आकार बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें अगले कोई प्रश्न की, किसकी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित होती है। तो अभी हमने गुण में पढ़ा था कि गैस की जो संपीड़ितता है अत्यधिक होती है। जैसे गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है, तो ये सबसे अधिक संपीड़ित किसमें होती है, गैसों में। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो तरीकों से होता है। एक तो आप उसका ताप बदल दें, तो उससे आप अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर दाब बदलने पर। बात करें ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जब दाब को बदला जाता है तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में। बात करें द्रव्य की अवस्थाएं, तो तापमान पर क्या होता है, तो सॉलिड से लिक्विड में आती है तो इसे मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से जब गैस बदलती है तो इसे वेपोराइजन कहते हैं, और जब गैस से प्लाज्मा में परिवर्तन होता है तो इसे आयोनाइजेशन कहा जाता है। ठोस से द्रव में मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन, और गैस से प्लाज्मा के लिए आयोनाइजेशन कहा जाता है। इसके उलट जब देखते हैं कि प्लाज्मा से जब गैस में परिवर्तन होता है तो इसे डी आयोनाइजेशन कहा जाता है। गैस से जब कोई चीज़ द्रव में परिवर्तित होती है तो उसे कंडेंसन कहा जाता है, यानी संघनन। और जब कोई पदार्थ लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तित होता है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में जमना भी बोलते हैं। बात करें ऊर्ध्वपातन क्या है और निक्षेपण क्या है। ऊर्ध्वपातन में कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में द्रव की स्थिति में कोई पदार्थ नहीं आता है। और निक्षेपण में क्या होता है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है द्रव अवस्था में आए बिना। जैसे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने वाले कपूर, जब हम कपूर को जलाते हैं पूजा पाठ आदि में, तो ये द्रव में नहीं बदलता है, सीधे जलेगा और गैस बन जाएगा। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन और NH4Cl। निक्षेपण में बात करें तो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जैसे CO2 गैस फ्रिज में ड्राई आइस के रूप में जो हम बर्फ़ यूज करते हैं, तो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। और एक पाले का निर्माण, ठंडियों में क्या होता है, पाले का निर्माण होता है, ये गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया NTPC परीक्षा 2016 में, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे निक्षेपण कहते हैं, जिस विधि के द्वारा कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, द्रव अवस्था में बदले बिना गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन। तो ये 2024 में पूछा गया है। मतलब जो प्रश्न NTPC 2016 में आया है वही प्रश्न टेक्नीशियन और ALP में 2024 में पूछा गया है। बात करें टाइप ऑफ लेटेंट हीट, वैल्यू ऑफ वाटर और मीनिंग, मतलब अर्थ क्या होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 334 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है, यानी 1 किलो में 334 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। 1 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, और बिना तापमान बढ़ाए। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 2260 किलो जूल ऊष्मा निकलती है 1 किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम में 2260 किलो जूल ऊष्मा निकलती है।
1 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए होती है बिना तापमान को बढ़ाए। बात करें वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तरल अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में बदल जाता है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, पसीना आता है और जल्दी सूख जाता है, मटके से पानी निकलता है, रिसता है, तो क्या है, ये वाष्पीकरण है। यह प्रक्रिया तरल की सतह से होती है जहां तेज गति वाले कण पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करके आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और वाष्प के रूप में बाहर निकल आते हैं। बात करें यदि तापमान बढ़ा दें, ज़्यादा तापमान होगा तो कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। जैसे धूप वाले दिनों में, गर्मियों के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यदि इसका सतह क्षेत्र बढ़ा दें तो बड़ी सतह, अधिक कण खुले और अधिक वाष्पीकरण होगा। गर्मियों में क्या होता है, तालाबों का पानी जल्दी सूखता है क्योंकि इसका सतह क्षेत्र बड़ा होता है और वहाँ से वाष्पीकरण की दर बड़ी होती है। ट्रे में रखा पानी का गिलास से जल्दी वाष्पित होना। जो ट्रे में फ्रिज से लिया हुआ पानी है, गिलास में यदि रखते हैं तो गिलास में अंदर पानी ठंडा है, बाहर कैसे हो गया, तो बाहर जैसे ये ऊष्मा ऑक्सीजन उस गिलास से टच होती है तो बाहर भी पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं। बात करें हवा की गति। यदि तेज हवा चल रही है तो वाष्प को जल्दी हटा देगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। शुष्क हवा वाष्पीकरण की दर, देखिए शुष्क हवा अधिक होगी तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि नमी अधिक है तो कम वाष्पीकरण होगा, और यदि शुष्क हवा है यानी गर्म हवा है तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। नमी वाले दिनों में पसीना धीरे धीरे सूखता है। जैसे बरसात के टाइम पर नमी रहती है तो उस समय क्या है, पसीना धीरे धीरे सूखता है। बात करें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वह होता है जिस तापमान पर कोई ठोस तरल में बदल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो कहलाता है जिस तापमान पर कोई तरल गैस में बदल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को उबलना यानी क्वथनांक कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में पदार्थ ठोस से तरल में परिवर्तित हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट में पदार्थ तरल से गैस में परिवर्तित होता है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर, या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। यदि सेल्सियस में पूछे बॉइलिंग पॉइंट तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या फिर 373 केल्विन पर उबलता है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना है या फिर केल्विन में परिवर्तन करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, सेल्सियस/5 बराबर F, यानी फ़ारेनहाइट में से 32 घटाकर 5 से यदि भाग देते हैं तो अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है तो सेल्सियस पता करते हैं और सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। इसी के बराबर में केल्विन में से 273 घटा के 5 से यहाँ भाग करते हैं तो जिसका मान चाहिए होगा वो इस फार्मूले में मान निकल के आ जाएगा। बात करें बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। जो बर्फ़ का गलनांक होता है, जब बर्फ़ गलने लगती है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है, तो ये सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और केल्विन में 273 केल्विन होती है। पानी का जो क्वथनांक है
पानी का क्वथनांक कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट में बदलता है? तो देखिए, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन या 212 फ़ारेनहाइट होता है इसका क्वथनांक। यानी उबलता कितने पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बात करें बाष्पीकरण। बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तरल अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में बदल जाता है। जैसे गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और उसे 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान थोड़ी मिला था, लेकिन फिर भी वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। बात करें बाष्पीकरण की, यह प्रक्रिया तरल की सतह पर होती है जहां तेज गति वाले कण पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करके आकर्षण बलों को प्राप्त कर लेते हैं और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। क्वथनांक यानी उबलने से कम किसी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। ये रेलवे टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा कारक बाष्पीकरण दर को प्रभावित नहीं करता? जो तरल का रंग होता है वो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता। बाकी यदि हवा में आर्द्रता होगी तो बाष्पीकरण की दर कम होगी। तरल का तापमान कम ज़्यादा होगा तो उस पर निर्भर करेगा। तरल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा या कम होगा तो उस पर भी निर्भर करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा कारक बाष्पीकरण दर को कम करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो नमी होती है, यदि नमी ज़्यादा है तो बाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। जैसे बरसात में और ठंडियों में कपड़े देर से सूखते हैं, कारण क्या होता है? नमी ज़्यादा होती है। बात करें बॉइलिंग पॉइंट और एवोपोरेशन में अंतर क्या है? मतलब उबाल बिंदु और बाष्पीकरण में अंतर क्या होता है? उबाल बिंदु जो होता है वो पूरे समग्र तरल में होता है। जैसे हम गैस पर एक बर्तन में पानी उबालते हैं तो पूरा पानी उबलता है, तो इसे बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन किसी तालाब का पानी गर्मियों में वाष्पित होता है तो ऊपरी सतह का पानी ऊपर उठता है, वाष्प में बदल जाता है, जबकि नीचे का पानी तो ठंडा रहता है। इसलिए ये सिर्फ सतही घटना है। तापमान जब बॉइलिंग पॉइंट तक पानी जाएगा तभी वो उबाल चालू होगा। यानी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं तब वह उबलने लगेगा। लेकिन जो बाष्पीकरण होता है इसे उबाल बिंदु से नीचे यानी 1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक कहीं भी ये बाष्पीकरण में परिवर्तित हो सकता है। बात करें ऊष्मा का स्रोत, तो बाहरी ऊष्मा लगातार दी जाती है। जैसे बाहरी ऊष्मा, अब जैसे गैस पे पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए, तो अब क्या करेंगे? बाहरी ऊष्मा, गैस को चालू करेंगे, नीचे से आग लगेगी तभी पानी उबलेगा। लेकिन जो बाष्पीकरण होता है इसमें बाहरी ऊष्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्वतः हो सकता है। बुलबुले बनना, तरल के अंदर बुलबुले बनते हैं, लेकिन बाष्पीकरण में सतह से होता है, यहाँ बुलबुले नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सी एक सतही घटना है? तो बाष्पीकरण क्या एक सतही घटना होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, जल बाष्पित होता है कब? हिमांक पर, संलग्न ताप पर, क्वथनांक पर या फिर सभी ताप पर? तो वाष्पित होने के लिए तो सभी पर हो जाता है जल। हिमांक बिंदु पर भी जब जमने वाला होता है तब, संलग्न ताप पर भी जब कोई आप टेम्परेचर सेट कर दें, क्वथनांक बिंदु पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब पानी किसी भी टेम्परेचर पर ऑप्शन के हिसाब से सभी पर वाष्पित हो सकता है। बाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है? शीतलन कैसे होता है? जब मानव पसीना निकलता है, पसीना शरीर की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, त्वचा से ऊष्मा निष्कासित होती है और शरीर ठंडा हो जाता है।
मटके का पानी। मटके के सूक्ष्म छिद्रों से पानी बाहर आता है, वाष्पित होता है। वाष्पीकरण में ऊष्मा लगती है और पानी ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, मिट्टी के बर्तनों में रखा जाने वाला पानी किसके कारण ठंडा होता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? दाब बढ़ाने पर अवस्था परिवर्तन क्या होगी और दाब घटाने पर? जब दाब बढ़ाते हैं तो कण पास पास आ जाते हैं। कणों के मध्य अंतर कम हो जाता है, जैसे गैस से तरल में परिवर्तन होना और तरल से ठोस में परिवर्तन होना। एलपीजी गैस का सिलेंडर में भरा जाना इसी का उदाहरण है कि यदि आप दाब बढ़ाते हैं तो कण पास पास आ जाएंगे, गैस से तरल में और तरल से ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। जब दाब घटाया जाता है तो कण दूर दूर हो जाते हैं, उनके मध्य अंतर बढ़ जाता है, जैसे ठोस से तरल में और तरल से गैस में परिवर्तन होता है। कम दाब के कारण पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलने लगता है। ड्राई आइस क्या होती है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ड्राई आइस कहा जाता है क्योंकि यह पिघलकर तरल नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। बात करें बिंदु और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इन दोनों में अंतर भी क्या होते हैं। जब कोई पदार्थ नया पदार्थ बनता है तो इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीयता मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुणों में बदलाव, केवल भौतिक गुण बदलते हैं, जो वापस साइज कम ज़्यादा हो सकती है उनकी, बाकी भौतिक गुण और नहीं बदलते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है भौतिक परिवर्तन का? बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगी, पानी जमेगा तो बर्फ़ बन जाएगी। कागज़ का काटना, भले ही एक पेज को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, लेकिन उसके भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? लकड़ी का जलना, जब आप किसी लकड़ी को जला दोगे तो वो केवल राख बचेगी, दोबारा उसे आप लकड़ी नहीं कह सकते। तो ये क्या है? भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण बदल लेता है। लोहे में जब रस्टिंग यानी जंग लग जाती है तो ये भी क्या करता है? अपने भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को बदल लेता है। भौतिक परिवर्तन में रंग नहीं बदलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रंग बदल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही में रूपांतरण, सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन, पानी को रेत में घोलना या चीनी को पानी में घोलना। तो रासायनिक परिवर्तन बताना है। यदि दूध से दही बन गया तो दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते हैं, जबकि सूखी बर्फ़ का ऊर्ध्वपातन यदि हो रहा है तो वह पानी में गैस में बदल जाएगा और गैस से पुनः बर्फ़ बनाई जा सकती है। पानी को रेत में घोलना, पानी में रेत को घोलना तो रेत को पानी से बाहर निकाला जा सकता है। चीनी का पानी में घोलना, तो शक्कर को जब पानी में घोलते हैं तो उसे उबाल कर या दूसरी विधि से वापस निकाल भी सकते हैं। बात करें भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ठोस का तरल में पिघलना, क्या ये भौतिक परिवर्तन नहीं है?
गैस का तरल में द्रवीकरण क्या एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तरल का गैस में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गैस से तरल और तरल से गैस में बदला जा सकता है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि रंग में परिवर्तन हो जाए, गुणों में बदलाव, उत्क्रमणीयता, नया पदार्थ बन रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करें पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण आता है। शुद्ध पदार्थ जैसे तत्व में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड, जल। 2 से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। अकेला कोई एक पदार्थ एक तत्व से मिला पदार्थ है तो उसे तत्व कहते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो विलयन का कण का आकार यदि 1 नैनोमीटर से हल्का है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में नमक घोल दिया जाए, अगर वो घुल जाता है तो फिर आप चेक नहीं कर सकते हैं हाथ डाल के या फिर लेंस से कि इसमें नमक डला है, वो तो टेस्ट करने पे पता चलेगा आपको कि इसमें नमक डला है। पानी में चीनी घोल दें तो चीनी भी पूरी तरह घुल जाती है, तो इसको भी आप घोलने के बाद चेक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसे टेस्ट ना करें कि इसमें चीनी घुली है या नहीं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में एक कोलाइड होता है और एक निलंबन होता है। इनके बारे में चर्चा करें कि तत्व क्या होता है। तो तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व क्या है? पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। परिभाषा किसने दी? तो एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दी, और तत्व की परिभाषा रॉबर्ट बायल ने 1661 में दी थी। बात करें तत्वों का वर्गीकरण क्या है, तो अब तक वैज्ञानिकों ने कुल 118 तत्वों की खोज की है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व 92 हैं। प्रयोगशाला में तैयार किए गए तत्व, इनकी संख्या 26 पाई गई है। मतलब 26 तत्व जो हैं वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तैयार किए हैं। इस प्रकार कुल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो गुण कौन कौन से हैं? धातु, अधातु एवं उपधातु। तत्वों का वर्गीकरण। गुण क्या होते हैं? तो धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? अधातुओं में एवं उपधातुओं में। बात करें दिखावट। दिखावट के आधार पर धातुएं चमकीली होंगी, अधातुएं थोड़ी कम चमकीली होंगी, और जो उपधातुएं हैं बिल्कुल ही कम चमकीली होंगी और कुछ मंद चमक वाले होंगे। अवस्था कैसी होगी? तो धातुओं की अवस्था सामान्यतः ठोस होती है, केवल पारा को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में अधिकतर ठोस या गैस अवस्था में होती हैं, केवल ब्रोमीन धातु को छोड़कर, क्योंकि ये भी क्या है? तरल अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितनी भी अधातुएं हैं ये अधिकतर ठोस या फिर सीधे गैस में पाई जाती हैं। बात करें उपधातुओं की, तो कमरे के तापमान पर ये भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बात करें आघात वर्धनीयता की, जो धातुएं हैं ये आसानी से पतली चादर में बदली जाती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं
ये भंगुर होती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। जब इन्हें चादर का आकार दिया जाता है यानी चपटा किया जाता है तो ये आसानी से टूट जाती हैं। जो उपधातुएं होती हैं ये भी कुछ हद तक सहन कर लेती हैं, लेकिन बाद में ये भी टूट जाती हैं। बात करें तन्यता की, जो धातुएं होती हैं इन्हें तार में बदला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। लेकिन अधातुएं जो होती हैं उन्हें तार में नहीं बदला जा सकता है। यदि आप उन्हें खींचेंगे तो वो टूट जाएंगे। ऐसी उपधातुएं होती हैं, कुछ हद तक इन्हें खींचा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा खींचने पर ये भी टूट जाती हैं। बात करें ध्वन्यात्मकता, यदि धातुओं को पीटा जाए तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि अधातुओं को पीटा जाए तो ध्वनि नहीं करते हैं। यदि उपधातुओं को पीटा जाए तो ये आमतौर पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। बात करें चालकता की, तो ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होती हैं धातुएं। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की बुरी चालक होती हैं और उपधातुएं अर्धचालक होती हैं, जो हमारे मोबाइल वगैरह की, लैपटॉप की हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स लगाई जाती हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की उपधातुएं होती हैं। अब बात करें धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। सोना, चांदी, तांबा एवं लोहा। बात करें अधातुओं के उदाहरण क्या हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक और क्लोरीन। उपधातुओं के उदाहरण तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक होते हैं। बात करें यौगिक क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से बना एक शुद्ध पदार्थ होता है जो द्रव्यमान के आधार पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर जल का निर्माण करता है। सोडियम और क्लोरीन साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। 1 नाइट्रोजन अणु और 3 हाइड्रोजन अणु मिलकर अमोनिया NH3 का निर्माण करते हैं। बात करें मिश्रण की, मिश्रण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया की अनुपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन है जिसमें पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की अनुपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन जिसमें पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नमक में पानी मिलाएं तो रासायनिक अभिक्रिया की अनुपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन आपस में मिलना जिनमें पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात करें समांगी मिश्रण की। एक समान संगठन वास्तविक विलयन कहलाता है। जल तथा चीनी का मिश्रण। बात करें विलयन, विलायक जिसमें पदार्थों को घोलने की क्षमता हो उसे विलायक कहते हैं। विलेय जो विलायक में घुले रहते हैं उन्हें विलेय कहते हैं, जैसे चीनी पानी में घुली रहती है। सांद्रता निकालनी हो तो द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100% निकालेंगे तो सांद्रता निकल के आ जाएगी। प्रश्न पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में एक विलयन में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। तो टोटल कितना है, 320 ग्राम पानी और 40 ग्राम उसमें नमक है। टोटल कितना हो गया, 360 ग्राम। नमक की सांद्रता बतानी है तो 40/360 गुणा 100%। काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 400 नीचे ऊपर 100 नीचे 9 आ जाएगा तो 11 से 1/9% सांद्रता निकल के आ जाएगी। बात करें विषमांगी मिश्रण की। पदार्थों के मिश्रण का ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ एक समान ना होकर परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं
इन्हें दो वर्गों में कोलाइड तथा कलील में विभाजित किया जाता है और ये निस्यंदन कहलाता है। बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन, कोलाइड और सस्पेंशन। विलयन कहलाता है समांगी कोलाइड, विषमांगी सस्पेंशन यानी निस्यंदन, ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। बात करें विलयन, जिसका आकार 1.1 नैनोमीटर से छोटा होता है, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तली में नहीं बैठते हैं, सभी जगह समान रहते हैं। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर्ड लाइट, प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं। इसके कण एक फिल्टर पेपर के माध्यम से पार हो जाते हैं। ये है समांगी मिश्रण। बात करें विषमांगी मिश्रण की, जिसे कोलाइड बोलते हैं, इसके कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर तक का होता है, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तली में नहीं बैठते, सभी जगह समान रहते हैं। पार्टिकल आर लार्ज एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, पदार्थ के कण बड़े होते हैं जिस कारण प्रकाश को परिवर्तित या परावर्तित कर देते हैं। पार्टिकल्स आर स्मॉल थ्रो टू पास फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसे छन्नी के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं और जो छन्नी के द्वारा निकल जाते हैं बाहर। बात करें सस्पेंशन यानी निस्यंदन, विषमांगी, इसके कण 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं, कुछ समय बाद तली में बैठ जाते हैं। पार्टिकल आर लार्ज टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देते हैं। पार्टिकल्स आर लार्ज, दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। विषमांगी मिश्रण में जो है पदार्थ के कण, जो सस्पेंशन है जिसे निस्यंदन कहते हैं, इसमें पदार्थ के कण 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और ये छन्नी के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, छन्नी में रह जाते हैं। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है, बाकी जो कण छोटे छोटे होते हैं वो छन्नी के माध्यम से निकल जाते हैं। इस प्रकार निस्यंदन, जैसे सस्पेंशन बोलते हैं, ये भी छन्नी के माध्यम से रोक लिए जाते हैं। बात करें टाइप ऑफ कोलाइड की, कोलाइड क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होती है, टाइप ऑफ कोलाइड और एग्जाम्पल। जब आप किसी तरल में गैस को मिलाते हैं तो इसे लिक्विड एरोसोल यानी तरल एरोसोल बोला जाता है। उदाहरण क्या है? तो कोहरा इसका उदाहरण है। ठंडियों के दिनों में क्या होता है, तरल में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, इसमें गैस मिलती है तो कोहरे का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है सॉलिड में गैस मिलाने पर, तो सॉलिड एरोसोल बनता है धुएं में। उदाहरण क्या है इसका? धुआं। जो राख के कण होते हैं, कोयले के कण होते हैं छोटे छोटे, ये जब गैस के साथ मिलते हैं तो धुआं बनता है। तीसरा पॉइंट, गैस में लिक्विड मिलाने पर क्या होता है, तो इसमें फोम बनती है। जैसे शेविंग क्रीम होती है, दाढ़ी बनाने के लिए जो क्रीम यूज होती है, उसमें झाग बनता है। और झाग क्यों बनता है? क्योंकि तरल और गैस दोनों का मिश्रण होता है। तो गैस प्लस अगर लिक्विड जोड़ते हैं तो फोम बनेगा और इसका काम, इससे शेविंग क्रीम बनाई जाती है। चौथा पॉइंट, लिक्विड में लिक्विड यदि मिलाते हैं तो ये इमल्सन कहलाता है यानी पायस। जब आप दूध में पानी मिला दें या पानी में दूध मिला दें तो ये क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। सॉलिड में यदि लिक्विड मिला दें, यदि ठोस में तरल मिला दें तो ये सोल बनता है यानी कीचड़। जब मिट्टी में आप पानी डाल दें या पानी में मिट्टी डाल दें तो क्या बनेगा? कीचड़ बनेगा। अगला पॉइंट, गैस में जब सॉलिड मिलाया जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म बनता है। जैसे अपने लेटने वाले जो गद्दे आते हैं, फोम और रबर से बने हुए होते हैं।
जब गैस में सॉलिड को मिक्स किया जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म बनता है। जो डनलप वगैरह के गद्दे होते हैं, स्लीप वेल वगैरह की कंपनी के, तो इसमें क्या होता है, गैस में सॉलिड मिक्स किया जाता है। बात करें लिक्विड प्लस सॉलिड, यदि तरल और ठोस मिला दें तो क्या होगा, तो ये जेल का निर्माण करते हैं। जैसे जेली आती है, टॉफ़ी आती है छोटी छोटी, जेली, चीज़ और बटर, मक्खन वगैरह कैसे बनता है, तो सॉलिड और लिक्विड से बनता है। बात करें सॉलिड और सॉलिड को जोड़ दें, ठोस को ठोस में मिला दें तो ये सॉलिड सोल बनता है, यानी ग्राम स्टोन, रूबी, ग्लास, जो माणिक वगैरह होती हैं, नीलम पन्ना वगैरह, तो वो कैसे बनते हैं, सॉलिड और सॉलिड के साथ मिलकर। बात करें मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ, अभी तक तो हमने क्या किया, इनको मिला दिया, इनको क्या किया, मिला दिया। 8 तरह से हम इन्हें मिलाते हैं, और जब 8 तरह से मिलाते हैं तो अब 8 तरह से इन्हें अलग करने की विधि भी है। ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, आसवन जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, वर्ण लेखन जिसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, बाष्पीकरण जिसे एवपोरेशन कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, अवसादन जिसे सेडिमेंटेशन, निस्तारण डिसेडिमेंटेशन कहा जाता है, निस्यंदन जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, और अपकेंद्रण जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। जिस प्रकार तरल को गैस में मिलाया है, ठोस को गैस में मिलाया है, गैस को तरल में मिलाया है, अब इसी भांति इन 8 पृथक्करण विधियों की सहायता से हम उन सभी पदार्थों को अलग अलग करेंगे। देखते हैं कि कौन सी विधि से कौन सा पदार्थ अलग किया जाता है।